बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट और मैं हूं एहसन हमीद राजा। आपको बताएं कि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं सरदार आशिक हुसैन तजियाकार, और दूसरी जानिब अगर आपको बताया जाए सरदार उस्मान अली खान कॉल के ज़रिए इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। चेयरमैन हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूथ विंग के, और जो रियासती जमात है उसकी नुमाइंदगी इस हवाले से क्योंकि इनके वालिद मोहतरम बड़ा रोल दिया है कश्मीर काज के लिए और पूरी दुनिया के अंदर बड़ा रोल दे रहे हैं। रियासती जमात होने के नाते सबसे पहले मैं सरदार उस्मान अली खान की जानिब बढ़ूंगा, और इशू है कश्मीर का। और कश्मीर में जो जुल्म सितम रवा रखा हुआ है मोदी की फासिस्ट हुकूमत ने, और ख़ास करके आरएसएस और हिंदुत्व का नजरिया लिए हुए मोदी सरकार जो अपने घनौने अज़ाइम लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म सितम और बर्बरियत जो कर रही है, और ख़ास करके नौजवानों को वहाँ पे दिन दिहाड़े कत्ल किया जा रहा है, उन्हें उनकी शहादतें बड़े पैमाने पर हो रही हैं। और अगर आज मिडिल ईस्ट का जो इशू है उस तनाज़े को देखा जाए तो सेम लाइक वही पैटर्न लेकर मोदी हुकूमत भी चल रही है। उस्मान अली खान साहब, क्या समझते हैं कि जो क्राइसिस है और खास करके भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 35 और 370 के हवाले से, तो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को सफारती महाज पर कैसे आगे लेकर चलना होगा इस इशू को? जी, थैंक यू वेरी मच। गुजारिश ये है कि जो फैसला आया है तो वेरी मच एक्सपेक्टेड कि इसके अलावा और क्या फैसला आ सकता था, लेकिन हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट की एक हिस्ट्री रही है बड़े डिसीजंस लेने की और एक सेकुलर सुप्रीम कोर्ट होने की। वो दावों की कभी भी ऐसे लगता है कि ये पर्दा भी उठ गया है, और सिर्फ हमारी ये नहीं उठा बल्कि सारी दुनिया के लिए उठ गया है। इसके दो पहलू हैं। मेरी गुजारिश ये है कि एक पहलू तो ये है कि जो कुछ हमें देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो जरा देखें तो दुनिया इस वक्त बहुत तेजी से बदल रही है। नए ब्लॉक्स इमर्ज हो रहे हैं, इतनी तेजी इंसानी तारीख में कभी भी नहीं थी वाकयात के अंदर जो इस तरह रूनमा हो रही है। तो उसमें हिंदुस्तान आइसोलेट होता जा रहा है इस सारे रीजन में, इसी फैशिज्म की वजह से। बिकॉज फैशिज्म भी कोई नया काम नहीं है, ये हिटलर ने किया, मुसोलिनी ने किया, और तारीख में हलाकू खान थे, जंगीज खान थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे कि जिन्होंने इस रास्ते को अपनाना चाहा और उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा बराबर नहीं हुआ। और इस मतलब इसका नतीजा कोई अच्छा बराबर होने की तो नहीं। और इस रीजन के अंदर अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की तसल्लुत से जो छोटे ममालिक थे, भूटान, मालदीव, नेपाल, और अब तो बांग्लादेश में भी लहर शुरू हो गई है, सारे ममालिक हिंदुस्तान के असर से निकल गए। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान आइसोलेट होता जा रहा है एक तरफ। जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनली भी जो अमेरिका के साथ इस वक्त कनाडा के साथ उनका तनाज़ खड़ा है, और उनके अलावा कतर में जो उनके 6-8 नेवी के एहलकार फांसी लगने के मुद्दे हैं, सारे इश्यूज में दुनिया को बड़ा सीरियसली ये एहसास हुआ है कि ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स तो ठीक थी, लेकिन हिंदुत्व इंटेलिजेंस सिस्टम और ये जो इसका मिलिट्री सिस्टम है, ये बिल्कुल ये दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो इसकी दूसरी साइड ये भी है, खुदा ताला के यहाँ में उम्मीद है, तहरीकों में अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता, ये अल्लाह ताला के कानून में नहीं है कि ये 5-6 लाख से ज्यादा जो कुर्बानियां हैं जो अल्लाह के नाम पे दी गई है, ये रायगा चली जाए, ये खुदा ताला के निजाम में नहीं है। जी बिल्कुल, आपने वजह कहा, और मैं सरदार आशिक हुसैन साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा और आपसे इस हवाले से पूछूंगा कि भारतीय यौम जमहूरिया पर मुतवक्के था कि अमरीकी सदर आते, लेकिन उन्होंने इस हवाले से मना किया और वो इसमें नहीं आए। जग हसाई का बाइस बन रहा है, खास करके जो इक़दाम आरएसएस का नजरिया लिए और जो राह कर रही है ख़ुसूसन तौर पर बैनुल-अक़वामी दुनिया में, जैसे कनाडा के अंदर हुआ और उसके बाद अमेरिका के अंदर हुआ, तो पूरी दुनिया में एक इनके खिलाफ इक़दाम उठ रहे हैं और उस हवाले से आवाज़ बुलंद हो रही है कि वाकई में ये फासिस्ट नजरिया है, और पूरी दुनिया जो अमन का गहवारा है जो कंट्रीज, उनमें भी ये अपनी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उभारा है। इस नुक्ते पे गुफ्तगू करने से पहले मैं आपके गोशगुजारी करना चाह रहा हूँ कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने कनाडा में जो कुछ किया, अमेरिका में जो कुछ कर रहे हैं, और कतर में जो कुछ हुआ,
وہ پاکستان میں بھی ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. جی بالکل. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ گزشتہ 3-4 مہینے کے دوران تقریباً 11 کے قریب ایسے شہری تھے جموں کشمیر کے جو بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے مختلف سازشوں کے ذریعے یہاں ان کے مرڈر ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں. ہماری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ اس کی بڑی مثال تو کلبھوشن یادو کی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں. جی بالکل یہی بات ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھارت میں ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی برسر اقتدار ہے. اب ایک نئے الیکشن ہونے والے ہیں 2024 میں، اور انڈیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہاں کی انتہا پسند جماعتیں 2-3 چیزوں پہ الیکشن لڑتی ہیں: پاکستان، کشمیر، مسلمان. جی بالکل. پاکستان پہ حملہ کرو، پاکستان کو گالیاں دو، کشمیری مسلمانوں کا قتل عام کرو، اور ہندوستانی مسلمانوں کو دباؤ، ان کو بھی مارو. تو اسی تناظر میں انڈین سپریم کورٹ نے 11 دسمبر کو جو فیصلہ دیا ہے، اسی تناظر میں دیا ہے. اب بی جے پی انتخابی میدان میں اترے گی تو وہ یہ اپنا نعرہ بلند کرے گی کہ ہم نے 370 اور 35 سے ختم کیا، اور سپریم کورٹ نے بھی ویلیڈیٹ کر دیا. اسی نعرے کے ساتھ وہ 2024 کے الیکشن میں بھی جائے گی. تو بھارت کی جو انتہا پسندی ہے اور جو اس کا فاشسٹ چہرہ ہے، وہ صرف وہاں کی عدلیہ میں بھی اس کے لوگ ہیں، آرمڈ فورسز میں بھی وہ یہی نظریہ چل رہا ہے، اور پھر دنیا میں بھی اب پھیل رہا ہے. اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بھارت کے جو یہ عزائم ہیں، ان عزائم کو بین الاقوامی فورمز پہ بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. OIC کی سطح پہ ایک متحرک آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. دیکھیں، یونائٹڈ نیشن ایک بڑا فورم ضرور ہے، لیکن چونکہ آج کی جو طاقتیں ہیں وہ اپنا معاشی فائدے کے حوالے سے اپنے فیصلے کرتی ہیں، اور اسی حساب سے وہ اپنے ڈیسیجن لیتی ہیں اور ووٹ دیتی ہیں. اب فلسطین کے حوالے سے جو قرارداد 4تھی بار مؤخر ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی طاقتیں ان کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے. اسرائیل کی طرف اس لیے ہے کہ امریکہ ان کی پشت پہ ہے اور وہ نہیں چاہتا. تو ہمیں اپنا جو اسلامی بلاک ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا، اور یہ ذمہ داری، چونکہ اسلامی دنیا کا ایک لیڈر ہے پاکستان اور ایٹمی قوت ہے پاکستان، تو اس کو اپنا کردار نبھانا چاہیے. اور کشمیر اور فلسطین کے جو مسائل ہیں اور ہندتوا کی جو پالیسی ہے، جو صرف پاکستان کے لیے نقصان نہیں دینی ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، یہ OIC کے ممالک کو سمجھانا چاہیے. اس لیے کہ آج بھی OIC سے وابستہ بہت سارے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انڈیا بہت اچھا ملک ہے اور ہمارے اس سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، تجارتی تعلقات ہونے چاہیے. دور کی بات چھوڑ دیں، UAE بھی ایسا ہی سوچ رہا ہے، سعودی عرب بھی ایسا ہی سوچ رہا ہے. تو یہ پاکستان کے کرنے کے کام ہیں. جی عثمان علی خان صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے ایک اس حوالے سے پوچھنا ہے کہ BJP کی جو حکومت ہے اور خاص کر کے کانگریس جو اپوزیشن میں ہے ابھی، وہاں پہ اگر 2024 کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ان میں کوئی فرق ہے؟ کوئی جو 370 اور 35A کو جو ریووک کیا گیا ہے، اسے دوبارہ اپنی اس سچویشن میں بحال کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ڈیفرنٹ گورنمنٹ وہاں پہ آتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک انفارچونیٹ پہلو ہے کہ کچھ چیزیں جو باہر دکھنے میں آپ کو غلط لگتی ہیں، وہ آپ کی پارٹی کو، ڈیموکریسی کو یا پروسیس کو یا وٹ ایور اسٹرینتھن کرتی ہے، یا آپ کو ایک پاپولیرٹی کے ایک ایج لے کے جاتی ہے، ورڈ پہ لے کے جاتی ہے. گزارش یہ ہے کہ جو کچھ مودی کر رہے ہیں اس وقت، ہندوتوا جو کچھ جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، وہ باقی دنیا کے لیے تو مہلت ہے، لیکن ہندوستان کے اندرونی سیاست کے لیے اس کی جڑیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں. دیکھیں، اس کے اوپر ریسنٹلی واشنگٹن ٹائمز نے، نیو یارک ٹائمز نے، واشنگٹن پوسٹ نے اس کے اوپر اسٹوریز کی ہیں، کور اسٹوریز کی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا ہو، وہ ادر فیکٹرز ہوں، BJP کس طرح انفلٹریٹ کر رہی ہے یہ ہندوتوا اور ایک ایکسٹریمزم نیریٹو لے کے. سب کے لیے خطرہ ہے. دوسری طرف یہ کہ یہ اس کی ریئلائزیشن، جیسے میں نے کہا کہ ویری سیریس نوٹ، اٹس ناٹ دیٹ 5 انڈین امریکن لائرس کو ایک کیمرہ بریفنگ دی گئی ہے امریکن کانگریس میں پچھلے دنوں میں، اور وہاں پہ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر یہ معاملہ ریزالو نہ ہوا تو اس کے بہت سیریس ریپرکشنز ہو سکتے ہیں ہندوستان اور پاکستان، ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات. ہندوستان پولیٹیکلی آئسولیٹڈ، رشیا سے دور ہے، چائنا سے دور ہے، دنیا کے نیا جو ایمرجنگ بلاک ہے اس سے دور ہے. لائک وائز ود
इसराइल भी, क्योंकि इस वक्त भी और इस सारी प्लानिंग में जो कुछ मकबूजा कश्मीर में होता रहा इसमें इनका बिल्कुल ग्लव इन हैंड, और इस तरह से वो चलते रहे हैं। ये बाढ़बंदी हो या बाकी वाकयात हो या एथनिक क्लेंजिंग हो, इन सारी बातों पे वो इसराइल को फॉलो करते रहे। और इसराइल तो फेलियर जो है इस वक्त, और सारी दुनिया में एक जो नैरेटिव है वो हिंदुस्तान के लिए एक ग्रोइंग थ्रेट बन जाएगा। लेकिन ये मोदी सरकार की अगली 5 साल हुकूमत से हिंदुस्तान की इंटीग्रेशन को खतरा है। हिंदुस्तान कायम नहीं रह सकता इस तरह के हालात में, और बदकिस्मती से कि ये वक्त इसलिए के खतरे में अगर कोई तब्दीली होती है, बड़ा जहाज गिरता है तो छोटे जहाज भी उसकी लहरों से मुतासर होते हैं। तो हमारी कभी ये ख्वाहिश नहीं रही कि हिंदुस्तान इंटीग्रेट हो, लेकिन इसकी अल्टीमेट जो है इवेंचुअलिटी जो है वो यही है कि फैशिज्म की कि हिंदुस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और उसके लिए हिंदुत्व की पॉलिटिक्स इंटरनेशनली या लोकली ये सारी बातचीत जो है वो इवन इसराइल के इसराइल के पहले मरने पे हिंदुस्तान ने यूनिलैटरली उसकी हिमायत का ऐलान किया, उसके बाद उस बात से पीछे हट गए, 2 नेशन फॉर्मूला के ऊपर आ गए। लाइकवाइज उनको कोई डिप्लोमेटिकली और इंटेलिजेंस के अरेना में इन दोनों इश्यूज में वो फेल हो गए। यानी आप देखें इतनी बड़ी जमहूरियत है और गजा के इशू में हिंदुस्तान कहाँ है? बिल्कुल ऐसे ही बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो इररिलेवेंट हो गया। इंटरनेशनल जो इस वक्त चल रहा है उससे वो इररिलेवेंट हो गया। सही। एक जो यूक्रेन और रशिया का इशू था, उसके बाद साउथ एशियन रीजन तो आप देख रहे हैं, साउथ एशियन रीजन में कश्मीर इशू कब से पनप रहा है और बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस भी आप देख सकते हैं दुनिया में बड़े पैमाने पर, और खास करके जो फलस्तीन में ये अभी तनाज़ा जो चल रहा है, 20,000 से ज़ायद वहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं, और सबसे ज़्यादा उसमें बच्चों की अमवात हुई हैं। 8,000 बच्चों की अमवात हो चुकी हैं और 7-6,000 औरतें भी शहीद की जा चुकी हैं। ये लम्हे फिक्रिया है दुनिया के लिए। उस्मान अली खान साहब, मैं आपसे ये जानूंगा कि तमाम तर जो सिचुएशन है इसमें आलमी बरादरी का जो किरदार है और खास करके अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है उस हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि डेफिनेटली ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस हो गया और साथ कश्मीर इशू, इसको भी इस हवाले से लिंक कीजिए कि देखिए दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं रही P5 के हवाले से जो बात की जाती है कि जो इश्यूज को रिजॉल्व करवा सके। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल दुरुस्त है, और यूक्रेन के बाद गजा के अमूर के ऊपर जो प्रोसीडिंग्स अभी तक यूनाइटेड नेशंस में हुई हैं वो बदकिस्मती से बहुत अफसोसनाक है कि इतना ब्लेटेंटली लोगों को वहाँ पे अब तो स्टार्वेशन भूख को हथियार बना लिया कि कुछ खाने पीने के लिए ना जाए। यूनाइटेड नेशंस के सामान में से सिलेंडर्स, कुकिंग ऑयल, इस तरह की चीजें भी निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चीजें हम आपको लेके जाने की यूनाइटेड नेशंस को इवन इजाजत नहीं देंगे। तो ये दुनिया में इस तरह का ये आदमी तवाज़ुन कायम नहीं रह सकता था। तो अब इसके पैरेलल जो है P5 तो है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। P5 तो वो ममालिक थे जो दूसरी जंग अजीम में फातेह हुए थे और उन्होंने मिलकर एक हेजेमनी बना ली यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। राइट नाउ इस वक्त जो इमर्जिंग फोरम्स हैं वो दैट इज SCO और ब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान जो है 1 जनवरी को ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए, हमें तो डे 1 पे ब्रिक्स का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब हम ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसमें दुनिया की बहुत पावरफुल इकोनॉमीज और बड़े फैसले अब वहीं पे हो रहे हैं। और अगर आप इस सारी बात को देखें, गजा में जो मिडिल ईस्ट का ममालिक की यकजहती की फिजा है, इस सारी यकजहती की बैक के ऊपर जो है वो चाइना बिल्कुल बमांगे दोहल खड़ा हुआ है और वो एक स्ट्रेटजी के जरिए चल रहे हैं। तो मेरा यकीन है कि ब्रिक्स जो है दैट इज द फोरम जिसमें पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, हिंदुस्तान भी है। हमें याद रखना चाहिए कि चाइना कश्मीर इशू में एक स्टेक होल्डर है। तो इस सिचुएशन में इस तरह लगता है कि आने वाले अरसे में ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, किसी भी नतीजे में किसी भी तरीके से इस सारे इशू को, कश्मीर इशू को ब्रिक्स एक फोरम, एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि जो उसको रिजॉल्व कर सकती है। और डेफिनेटली इसलिए भी कि गिलगित बल्तिस्तान और श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और श्रीनगर से आगे, श्रीनगर एक मंडी है, बहुत बड़ी ट्रेड मार्केट है, वहां से उसको कनेक्ट करना CPEC के रूट्स में। तो इसलिए हमें खुदा ताला से हम इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि हम अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकें, अपनी मर्जी की बात भी
कह सकें। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी। खुदा ताला को मंजूर हुआ तो ये हालात भी बेहतर हो जाएंगे, इससे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और लेकिन इस सारी बातों के बावजूद जो ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत है, मैं इसको रे ऑफ होप देखता हूँ फॉर कश्मीर इशू इंशाल्लाह। आशिक हुसैन साहब, ओआईसी का रोल भी आपने देखा, सरदार उस्मान अली खान साहब ने जिस तरह बात की एससीओ के हवाले से और ब्रिक्स के हवाले से, कितना आम समझते हैं किसी भी मुल्क की मईशत मजबूत होना? क्योंकि अगर पाकिस्तान अभी मईशत के लिहाज से स्ट्रॉन्ग होता तो डेफिनेटली पाकिस्तान कश्मीर इशू को अच्छे तरीके से टैकल कर सकता था बिन अक़वामी बरादरी के सामने। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जो माशी ताकतें हैं वो अपनी माशियत के हवाले से ही फैसले करती हैं, और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे माशी मसाइल का शिकार है पाकिस्तान, और उसके अपने मामलात काफ़ी ख़राब हैं। आपको याद होगा कि आज से कुछ 10-20 साल पहले चाइना के सदर पाकिस्तान में आए थे, तो उन्होंने एक तजवीज़ दी थी, पार्लियामेंट से ख़िताब किया था, मुझे याद है कि पाकिस्तान अपनी मैशियत पे तवज्जो दे, और जब इसकी मैशियत स्ट्रांग हो जाएगी तो कश्मीर इशू का कोई मसला रहेगा नहीं, वो इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हल हो जाएगा। आप अपनी मैशियत पे तवज्जो दें। तो खैर, ये एक जुमला मुझे याद आया, मैंने ज़िक्र किया उसका। लेकिन ये है कि आज के दौर में आलमी ताकतें भी इसी हवाले से फ़ैसले करती हैं, और इसी हवाले से उनका झुकाव होता है। इंडिया को अगर जो कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है दुनिया में, जो मनमानी कर रहा है और अमेरिका के साथ मिलके, वो इसलिए कि दुनिया समझती है कि 1 अरब आबादी की ये मार्केट है, हमारा सामान ज़्यादा बिकेगा। एक तो ये है। चाइना के हवाले से ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि चाइना के ज़ाहिर मफादात हैं। CPEC एक तजारती राहदारी है, वो गुजरेगी, उससे कश्मीर कनेक्ट होगा, तो चाइना इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर सकता है, और चाइना में ये सलाहियत मौजूद है कि पाकिस्तान की मैशियत को भी बूस्ट करे और कैसे कैसे हालात करे। तो हो सकता है मुस्तकबिल में ऐसा हो, चूँकि चाइनीज़ क़यादत भी ऐसा कर रही है और पाकिस्तान के साथ उनके अच्छी माशी ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी, कि 35A और 370 का जो फैसला हुआ है, इस फैसले को एक और अंदाज से देखने की ज़रूरत है। वो ये है, आपको पता है कि हिंदुस्तान की बहुत सारी रियासतों में अभी हाल ही में इंतखाबात हुए हैं, और 2024 में भी इंतखाबात होंगे। कश्मीर वाहिद रियासत थी जिसमें आज तक कोई हिंदू वज़ीर आला नहीं बना जी। और बीजेपी जो इंताब पसंद जमात है, वो कैसे गवारा कर सकती है कि एक रियासत हो जिसको पे हमने कब्ज़ा किया हो, जिस पे हम अपना दावा कर रहे हो, और वहाँ पे मुसलमान वज़ीर आला हो और हिंदू वज़ीर आला ना हो। अच्छा सर जी, एक इसमें चीज़ मैं भी उठाना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने इस हवाले से बात की, तो इलेक्शन अगर 2024 के वहाँ होते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, वहाँ पे वो तो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, क्या वो लोग अपने वोट के जरिए से चेंजेस ला सकते हैं? मींस अपने नुमाइंदों को अगर इलेक्ट करें, कल वो अपना फैसला खुद करें, अपने लिए तरजीहात खुद वो करें, अपने हुकूक की पासदारी करें, इस बुनियाद पर कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में चेंज नहीं हो सकती, इसलिए कि 370 के मुकाबले में जो नया कानून लाया गया है, तंजीम नो का कानून, ये तो 2019 में ही बन गया था, लेकिन उसमें अभी तरमीम की है उन्होंने। तरमीम करके तो उसमें जम्मू का जो खित्ता है उसमें ज़्यादा असम्बली की नशिस्तें रख ली हैं। और आपको पता है वादी में मुसलमान अक्सरियती इलाका है, और जम्मू में हिंदुओं की थोड़ी तादाद ज़्यादा है। बीजेपी की स्ट्रेटजी ये है कि जम्मू के जो हिंदू हैं वो ज़्यादा तादाद में वहाँ से हमारे मेंबर मुंतखब हो जाएंगे, और फिर डेमोग्राफी एक तरह से चेंज आ जाएगी, वादी के मुसलमानों के मुकाबले में जम्मू के हिंदू बालादस्त हो जाएंगे, और उसके नतीजे में बीजेपी का वज़ीर आला बन जाएगा। और तंजीम नो कानून में उन्होंने अब ये रखा है कि हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 6 नशिस्तें जम्मू की इजाफी बढ़ा दी गई है, उसके मुकाबले में वादी की एक बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि हिंदू वज़ीर आला आ रहा है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया उस्मान अली खान साहब। एक तो हम आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, और मैं आपसे ये लाजमी पूछूंगा कि जो रियासती जमात है, आखिर वजह क्या बनी कि इतनी कमज़ोर हो चुकी है आज़ाद कश्मीर के अंदर? और खुसूसन अगर मैं इस हवाले से भी पूछूं कि अभी जो मसाइल चल रहे हैं, और ख़ास करके एक वज़ीर-ए-आज़म जिसे 48 वोट पड़े, उसके बाद वहाँ पे रियासती सतह पर आप जितने भी मामलात हैं वो ठप देख रहे हैं,
कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे, अगर इन केस आप मजबूत होते वहाँ पे और आप आज की इस प्रोग्राम में खास करके नौजवानों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं क्योंकि चेयरमैन हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूथ विंग के, तो डेफिनेटली आपके पास एक लाएमल होगा और नौजवानों के लिए खास करके कोई पैगाम होगा कि कैसे आगे बढ़े, क्योंकि आपने पिछले अरसे में देखा बड़े पैमाने पर वहाँ पे एहतजाज चल रहा है, बिजली के हवाले से क्राइसिस, आटे का बहरान, लोग सरापा एहतजाज हैं, अभी भी लोग इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। प्रीवियस डेज में आपने देखा कि सहाफ़ी बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं, उनका गला घोंटा जा रहा है। तो क्या कहेंगे, आखिर क्या वजह बनी कि एक रियासती जमात इतनी कमजोर हुई और लोगों की नुमाइंदगी सही तौर पर ना कर सकी? देखिए, रियासती जमात के कमजोर होने के तो बहुत सारे अवामिल हैं और कुछ हमें पाकिस्तान की सियासत में, मुरवजा सियासत में, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात के माबैन जो पेशरफ्त होती रही बैक चैनल्स के ऊपर जो अब ज़बान ज़द-ए-आम है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जरूरत जो है वो तब है पार्लिमानी सतह पे जब कश्मीर इश्यू के ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स करनी है, और अगर उसके खिलाफ कोई बात करनी है तो उसमें फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को पुश करना ऑटोमेटिक है, इस प्रोसेस का हिस्सा है, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। दूसरी जानब मैं ये कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का जो अवामिल है, बदकिस्मती है हमारी कि आज़ाद कश्मीर में इस तरह की क्राइसिस है, और इस तरह की क्राइसिस को हुकूमत पाकिस्तान को खुसूसी दिलचस्पी लेके जो हमारे छोटे छोटे इश्यूज हैं इनको रिसॉल्व करने की जरूरत है। देखिए, बहुत सारे इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास, बहुत सारी चीजें नहीं है, और जो नहीं है उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो कुछ वो कर रहे हैं, इस तरह हर वजीर आजम आके अपने तय ये सोचता है कि ये बेहतर काम है जो करने वाला है और ये मेरी प्रायोरिटीज है। तो चौधरी अनवारुल हक साहब की अपनी प्रायोरिटीज है, वो सही है, वो गलत है, इसका फैसला जो है वो वक्त करेगा। हाँ, वक्ती तौर पर मुश्किलात नजर आ रही हैं, एक स्टेलमेट है एडहॉक मुलाजमीन के इशू के ऊपर, तामीर तरक्की के कुछ मामला के ऊपर बड़ा सीरियस किस्म का स्टेलमेट है, इसी आटे का बहरान है और बिजली के क्राइसिस है, और इन क्राइसिस सारे क्राइसिस को लग रहा है इस तरह के मिस हैंडल किया जा रहा है, यानी कि कोई गवर्नमेंट उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कुछ सोल्यूशन देने के लिए तैयार नहीं। ये बड़ी एक नॉर्मल बात है कि ये ऐसा डेमोक्रेसी में या गवर्नमेंट में नहीं होता। अगर हो भी रहा है तो हुकूमत है पाकिस्तान की, चूंकि हम पाकिस्तान का डिफेंस एरिया है, हम पाकिस्तान का कोई केपी नहीं है, हम फाटा नहीं है, हम एक बड़ा सेंसिटिव डिफेंस लाइन है हम पाकिस्तान की। हमने हालात ठीक रहने विज़ हुकूमत पाकिस्तान और विज़ रियासत पाकिस्तान की हुकूमत की भी जिम्मेदारी बिल्कुल इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए अगर हमारी तरफ से कोई कमी कोताही रहेगी। अच्छा, अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से क्या कहेंगे कि जो पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं, तो क्या आप उनसे इत्तफाक करते हैं? देखिए, अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक तो अगर बाइडन भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो शायद वो भी ना पूरे कर सके। सही। बिजली जो है वो बिल्कुल फ्री की जाए और ऐसे किया जाए वैसे किया जाए, प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस होने चाहिए, और प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ममलकत खुदादाद पाकिस्तान ने और इस रियासत ने, इसके लोगों ने, हमें वो वक्त याद है जब तहरीक उरूज पे थी और नाम नहीं बताती थी, हमने ज़ल्ज़ला देखा कि ज़ल्ज़ले में किस तरह पूरी पाकिस्तान की कौम मूवमेंट के आ गई। अगर पाकिस्तान की कौम किसी तकलीफ में है, किसी माशी परेशानी में है और उसके असरात हम तक पहुंच रहे हैं, तो हमें उनको थोड़ा सा होशमंदी के साथ पुराने तकाज़ों को जहन में रखते हुए एक बात करनी चाहिए। इस तरह जो है बिल्कुल एक मुश्किल वक्त में देख के आप किसी के सर पे सवार हो जाए, इस तरह का रवैया बिल्कुल भी जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है विज़ पाकिस्तान। जी बिल्कुल ठीक। आशिक हुसैन साहब, आपकी जानिब आऊँगा और आपसे इस हवाले से पूछूंगा कि एक तो आज़ाद कश्मीर के मसाइल आपके सामने हैं, दूसरे तौर पर वज़ीर-ए-आज़म जिस तरह काम काज कर रहे हैं, तरक्याती काम आपके सामने हैं वो भी, और जिस तरह लोगों को मसाइल हैं, तो क्या समझते हैं कि जितनी भी जमातें हैं सारी चीज़ें उन पर जहाँ नहीं पहुँचती, क्योंकि हर एक जो भी अपोजिशन में आता है दूसरों के लिए सिर्फ बातें ही करता है, लेकिन अभी भी आप आज़ाद कश्मीर असेंबली के अंदर देखें तो अपोजिशन तो नज़र ही नहीं आ रही। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हवाले से जो आपने बात की है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी होती हैं जो नज़र नहीं आती। मसलन इस्लामाबाद में बैठ के हमें आज़ाद कश्मीर का मसला कोई नज़र नहीं आता, लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि आटा जो है, आटा है, बिजली है, इस तरह की 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी ये नहीं सुना कि आपको आटे का प्रॉब्लम है, लेकिन अभी इतने बड़े पैमाने पर लोग मजबूर हैं कि उन्हें आटा नहीं मिल रहा।
تو کیا ایک ریاست ہے پوری, اس کے اندر وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے لیکن ہم آٹا نہیں دے سکتے, بنیادی چیزیں ہیں یہ. بیسکلی یہ ہے کہ آٹے کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سرکاری گوداموں میں سستا آٹا ملتا ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, بلکہ کمرشل مارکیٹ میں جو آٹا ہے وہ موجود ہے, وہ لوگ خرید کے استعمال کر رہے ہیں. آج بھی آزاد کشمیر میں آٹے کی جو قیمت ہے اسلام آباد اور پنڈی کی نسبت کم ہے, ایک سوچنے والی بات ہے. بجلی کا ٹیرف جو ہے, جو رائج ہے, جو بل ہم جمع کرا رہے ہیں وہ کم ہے اور پاکستان کے شہری زیادہ بل دے رہے ہیں. یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں ہوتا. فری بجلی کی ڈیمانڈ ہے, میرا نہیں خیال جس طرح عثمان عتیق صاحب نے کہا کہ کوئی حکومت ایسا کر سکتی ہے. تو مسائل کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کیا کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان بجٹ دیتی ہے, آپ نے مینجمنٹ خود کرنی ہے. آپ نے اپنے حساب کتاب دیکھ کے اتنے پیسے ہیں, یہ مینجمنٹ آٹے میں سبسڈی دینی ہے, نہیں دینی, کتنی دینی, یہ ساری کرنی ہے. لیکن اگر آپ 53 رکنی اسمبلی میں سے 38 بندوں کو وزیری بنا لیتے ہیں تو پھر وہ بجٹ کدھر جائے گا؟ وہ تو ان کی تنخواہوں میں, ان کے ٹی اے ڈی ایس میں ہی خرچ ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کے بہت سارے مسائل بھی موجود ہیں, گورننس کے مسائل. میرے خیال میں پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, گورننس کا مسئلہ ہے. عثمان علی خان صاحب, آخری کوسچن اور ان شارٹ اس کا جواب دیجیے گا. ایک تو چیئرمین ہیں مسلم کانفرنس اور یوتھ ونگ کے, تو یوتھ کے لیے کیا پیغام دیں گے, اور خاص کر کے جتنے بھی مسائل ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے یوتھ کے لیے, کہ یوتھ کیسی, یوتھ جس طرح جس ڈگر پر چل رہی ہے, کہ ابھی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے جس طرح انہوں نے احتجاج کیا, یہ لوگ پرابلم میں نہیں ہیں, بہت بہت مشکل میں ہیں, اور اس کا طریقہ کار جو ہے میں اس کے اوپر بھی میرا شدید اختلاف ہے کہ حکومت کو جیسے ہینڈل کرنا چاہیے تھا ویسے وہ ہینڈل نہیں کر رہی حکومت آزاد. جی ٹھیک. اور ایک انفارچونیٹ پارٹ بالکل یہ ہو گیا کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی ایسی کمپوزیشن ہو گئی کہ اس میں اپوزیشن کا رول ہی نہیں ہے, اور جو وزراء ہیں یا ایم ایل ایز ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں جو اس مسائل کی نقطۂ نظر سے لوگوں کو دیکھتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا اور انفارچونیٹ ٹائمنگز ہیں. اور اس وقت نوجوانوں کو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ان کے پاس حوصلہ دینے کے لیے سوائے اس بات کے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات کہی ہے کہ میں دن اور رات میں یہ تبدیلیاں لے کے آتا ہوں. تو آج کا مشکل وقت ہے, تو اچھا وقت کا منتظر رہنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں, تو اچھے وقت کا منتظر رہنا چاہیے. عثمان صاحب, کیونکہ سچویشن ایسی لگ رہی ہے کہ نوجوان کو اپنے سے ہی کوئی فیصلے نہ شروع کر دیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی اس طرح کی تحریکیں آپ کو پتہ ہے کہ جب نوجوانوں سے اٹھتی ہیں تو پھر بڑے پیمانے پر جاتی ہیں. تو آپ کو بھی اور خاص کر کے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں, خاص کر کے آزاد کشمیر کی جو پالیٹکس کرتے ہیں, انہیں اس حوالے سے کم از کم ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور جو بنیادی سہولیات ہیں, میرے خیال میں تو ریاست آزاد کشمیر, جموں کشمیر خاص کر کے, اسے تو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے تھا. ایک چھوٹی سی ریاست ہے, لیکن جتنے بھی یہاں سے آپ کو پیکیجز جاتے ہیں, ترقیاتی فنڈز جاتے ہیں, ان کا غبن ہو رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر. اس حوالے سے آپ ان شارٹ کیا آنسر کریں گے, خاص کر کے جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس حوالے سے؟ یہ دیکھیں, یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے, یہ یہاں پہ نہیں ہے, یہ ساری دنیا میں یہی نظام ہے. اور یہ کرپشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے میئرز کیے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. لیکن کرپشن کے حوالے سے آزاد کشمیر میں آج تک کوئی کاروائیاں نہیں ہوئی, نہ کوئی بڑے پیمانے پر. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, اور میں یہ بات کہتا رہتا ہوں, اور میں یہ بات اپنے طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ احتساب کے بغیر کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا. ایک کریانے کی دکان نہیں چل سکتی تو ایک ریاست کیسے چل سکتی ہے کہ جب تک وہاں سزا اور جزا کا تصور نہ ہو. یہ قرآن کریم میں بہت واضح احکامات ہیں اس کے بارے میں. تو اس لیے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ نظام بدقسمتی سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. اس میں کوئی امید کی کرن نہیں ہے بہتری کی, جس کی وجہ سے نوجوان مایوس ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ خطرناک بات ہے, میں اس کے اوپر ہماری پوری نظر ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے, اور یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا, یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. امریکن یونیورسٹیز میں بین کیا انہوں نے, اور اس کے باوجود پیلسٹائن کے حق میں پروٹیسٹ ہوئے. ساری دنیا میں انہوں نے مظاہروں کے اوپر پابندیاں لگائی, لیکن کہیں پہ نوجوانوں نے یہ بات نہیں سنی, اور they were not Muslims. تو اس لیے نوجوان جو ہے ساری دنیا میں سوشل میڈیا کے تھرو ایک گلوبل نیریٹو بلڈ اپ ہو رہا ہے. جو ایک نوجوان, ہمارے ملک میں 70% جو پاپولیشن ہے دیٹ از 30 اینڈ بلو. تو یہ ایک جہاں پہ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, وہاں پہ یہ اتنا بڑا خطرہ بھی ہے, اور اس کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ریاست کو اور حکومتوں کو اقدامات لینے کی ضرورت ہے. یہ کوئی انڈیویجول ایک پارٹی نہیں کر سکتی, یہ کلیکٹیولی دیکھنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی اس وقت
बेहतरी की कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही आजाद कश्मीर में नौजवानों को कि जिसपे ये कहा जाए कि ये बात उसका ये हाल होगा, सिवाय इसके कि थोड़ा सा वक्त का इंतजार करें और अल्लाह पाक इस बात में बेहतरी लेके आए और अपने तौर पे लोग दुआ करें, कोशिश करें, नफल पढ़ें। खुदा ताला ने मदद मांगने के तरीके बताए हैं, तो वो मदद भी तो मांगना हमारा हक है। जो वो मदद मांगे अल्लाह ताला से तलब करें। खुदा ताला के हाथ देर अंधेर नहीं है और ये जो मुश्किल वक्त है ये गुजर जाएगा इंशाअल्लाह और बेहतर वक्त आएगा। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, रियासत उसके साथ खड़ी है खुदा के फजल करम से, और बाकी मामला ये इसमें ऊंच नीच जो है ये सारे मामला देखते वक्त के साथ ठीक सर, बदलते रहे। सर आपका पॉइंट आ गया। सरदार उस्मान अली खान, आपने कॉल के जरिए हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार आशिक हुसैन साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में आए, स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, यकीनन प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।